अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास मैट्रिक बायो का लेक्चर नंबर 8 स्टडी करना है। और टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ किडनी। हमें क्या पढ़ना है? हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था, कंप्लीट हो गया था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था। अब हमने आज क्या पढ़ना है? हमने आज किडनी के फंक्शंस पढ़ने हैं कि किडनी किस तरह से काम करता है, किडनी का क्या काम होता है। तो अगर आप इसको फंक्शन ऑफ किडनी कहो या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन कहो, एक ही बात है, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर में अच्छी तरह से स्टडी किया था। हमें ये अच्छी तरह से पता है किडनी में बेसिक जो फंक्शनल यूनिट होते हैं, जो बेसिक सेल्स होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किडनी में काम करने वाला, वो कौन सा होता है? वो नेफ्रॉन्स का होता है। तो इसीलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ किडनी या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो आप इसी टॉपिक को लिख सकते हो जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जनाब, तो किडनी किस तरह से काम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? यूरिन बनाना। ठीक है, यूरिन फॉर्म करना। अब हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, हमने पीछे भी ये बात सेंटेंस पढ़ा कि बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट जो किडनी का है वो क्या है? वो नेफ्रॉन्स है। तो इसका मतलब है यूरिन फॉर्मेशन में या किडनी के जितने भी काम हो रहे हैं वो किस पे बेस करते हैं? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, और किडनी का जो मेन पर्पस है, जो मेन काम है, वो क्या है? यूरिन फॉर्म करना। तो हमने ये पढ़ना है कि यूरिन किस तरह से बनाता है किडनी। तो देखिए, इन 3 स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी। किडनी में जो है यूरिन 3 तरह से 3 स्टेप्स में तैयार की जाती है, 3 स्टेप्स में बनती है। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं जिसमें यूरिन बनती है किडनी के अंदर। उनमें पहला स्टेप है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारे पास कौन सा है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड हमारे पास कौन सा है? थर्ड है हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। अब हम वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, और हमारे पास सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन की, जो देखिए, अगर आप डायग्राम पे गौर करो, आपको साथ साथ आप डायग्राम पे तवज्जो दो, डायग्राम पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि अगर आप डायग्राम को आप साथ साथ देखते जाओगे तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखो, हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अच्छी तरह से स्टडी किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो ब्लड वेसल किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जब उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो आर्टरीज एंटर हो रही होती हैं वो कहलाती है एफ फ्रंट, और जो रिलीज हो रही होती है वो कहलाती है ई फ्रंट। और मैंने इसका मतलब भी आपको समझाया था कि एफरेंट का मतलब क्या होता है? एंटर होने वाली, और इफ्रेंट का मतलब क्या होता है? रिलीज होने वाली। और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स बॉमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर होती है तो बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, एक बंच ऑफ वेजल्स बन जाता है, बहुत बारीक बारीक वेजल्स बन जाती हैं, ब्लड वेजल्स, जो कैपिलरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो जब एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेकर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आती है, जो बेसिकली ग्लोमेरुलस कहलाती है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है? कैपिलरीज में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। अब ये कैसे होती है? तो देखिए, ब्लड कैपिलरीज की जो है वो सिंगल लेयर्ड होती हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज सिंगल लेयर्ड होती हैं, तो उनसे कोई भी चीज़ इजीली पास हो सकती है। और दूसरी बात, पास होने की वजह क्या है? पास होने की वजह ये भी है कि वो पोरस होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, किस तरह से ब्लड अगर एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है बॉडी का, तो वो कैसे इस ग्लोमेरुलस में आके या इस बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर आके वो फिल्टर हो रहा है। तो देखिए, पोरस होने की वजह से। और दूसरा क्या होता है? ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब ये क्यों इंक्रीज होता है? तो देखिए, पहले आपके पास जो ब्लड वेजल जिस तरह से आ रही होती हैं, तो वो उनका जो साइज़ होता है वो कितना होता है? वो थिन होता है, थिक होता है। ठीक है, लेकिन जब वो ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होती है तो बहुत सारी ब्लड बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज बन जाती हैं। तो क्योंकि ब्लड कैपिलरीज बहुत नैरो होती हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है कैपिलरीज के अंदर। तो जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है? जो आपका ब्लड आ रहा होता है एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वो फिल्टर आउट हो रहा होता है। ठीक है, तो ब्लड में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो फिल्टर आउट हो रहे होते हैं। ब्लड यहाँ पे आपका फिल्टर हो रहा होता है किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर, यानी ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो ब्लड में जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी फिल्टर आउट हो जाती हैं, ब्लड आपका यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, एक्सेप्ट 2 चीज़ों के, यानी सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ब्लड से फिल्टर आउट नहीं होती इस ग्लोमेरुलस के अंदर, बाकी तमाम सब्सटेंसेस आपके फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब वो कौन से 2 सब्सटेंसेस हैं जो फिल्टर आउट नहीं होते? तो देखिए, जो 2 सब्सटेंसेस जो फिल्टर आउट नहीं होते, उनमें आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक ब्लड सेल्स और एक प्लाज्मा प्रोटीन। जो ब्लड सेल्स होते हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों आपके ब्लड कैपिलरीज के पोर्स से, यानी उनके उसको जो पोरस, देखो पोरस लफ्ज़ का मतलब होता है वो
ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं, पोर्स कहा जाता है सुराखों को, होल्स को, ठीक है। तो देखो जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, इनका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द कैपिलरीज पोर्स। कैपिलरीज में जितने भी होल्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत छोटे होते हैं। तो और उनकी कंपैरिजन में जो ब्लड सेल्स होते हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, तो इसीलिए वो फ़िल्टर आउट नहीं हो पाते। तो इसीलिए जो ब्लड यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा होता है ना, तो जो मटेरियल वहाँ पे जमा हो रहा होता है, तो उस मटेरियल में ये 2 चीज़ें नहीं आती, बाकी तमाम चीज़ें आती हैं। हाँ, अगर किसी केस में जो है, अगर किसी केस में मतलब किसी भी पेशेंट में अगर ये दोनों चीज़ें आपके ब्लड में, आपके यूरिन में आ रही होती हैं, इसका मतलब कुछ मसला होता है, आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कोई डैमेज वगैरह होता है, कोई ज़ख्म वगैरह हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का मसला हो सकता है जिसकी वजह से आपकी तमाम चीज़ें फ़िल्टर आउट होकर आपके यूरिन में आती हैं, अदरवाइज़ से नहीं आती, ठीक है। तो ब्लड सेल्स और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है कैपिलरीज़ के पोर्स के साइज़ से, तो इसीलिए ये फ़िल्टर आउट नहीं होती। और दूसरी चीज़ क्या होती है कैपिलरीज़ से इनके फ़िल्टर आउट ना होने की, इनमें चार्ज्ड आयन जो होते हैं, इनमें जो चार्जेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपोज, दोनों के सेम होते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी भी, और जो अब हमारे पास ये जो 2 चीज़ें हैं ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनके ऊपर भी जो चार्ज होता है वो सिमिलर होता है। तो सिमिलर चार्जेस हमें अच्छी तरह से पता है कि हमेशा एक दूसरे को रेपल करते हैं, दूर रखते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए भी यहाँ पे ये तमाम दोनों चीज़ें जो है वो फ़िल्टर आउट नहीं होती हैं, ये दोनों सब्सटेंसेस फ़िल्टर आउट नहीं होते, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो ब्लड से फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है ना, आफ्टर फिल्ट्रेशन वी हैव फिल्ट्रेट। अब जब फिल्ट्रेशन हो जाती है, यानी ब्लड फ़िल्टर आउट हो गया ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर, बंच ऑफ कैपिलरीज़ के अंदर, तो होता क्या है कि जो बंच ऑफ कैपिलरीज़ में आपका ब्लड फ़िल्टर आउट हो जाता है, और तो जो पूरा ब्लड आपका जो अब तो पूरा मटेरियल रेडी हो गया, जो पूरा जो आपको एक लिक्विड मिल जाता है सॉल्यूट्स के साथ, वो कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पर जमा होता है, तो हमको अच्छी तरह से पता है। आप डायग्राम में भी देख लो, बंच ऑफ कैपिलरीज के बाद यानी कि ग्लोमेरुलस के बाद एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कहलाता है, बॉमन्स कैप्सूल कहलाता है। तो अब जितना भी आपके पास मटेरियल आया फिल्ट्रेशन के बाद, तो हमेशा जब भी हम किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हैं ना, तो जो नीचे आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आपको तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं साथ। तो ये क्या कहलाता है, फिल्ट्रेट कहलाता है। तो ब्लड कैपिलरी से जो आपको फिल्ट्रेट मिला वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। और वह कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, वह कहाँ पर जमा होता है, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर जमा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि जब आपका जो ब्लड था एफरेंट आर्ट्रियोल से होता हुआ कहाँ पर आया, हम इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आपका कहाँ पे आया, बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर यानी ग्लोमेरुलस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज क्या है, उनका साइज़ बहुत छोटा है, तो ब्लड वेजल्स यहाँ पे आगे क्या हो गई, बारीक हो गई, पतली पतली हो गई, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ब्लड के प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाता है, और उसमें से तमाम चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं एक्सेप्ट 2 सब्सटेंसेस के, जो कि ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज का पोर साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू इन सेल्स के साइज़ के। उसके बाद क्या होता है कि जो आपको पूरा जो फिल्ट्रेट मिलता है, जो ब्लड का जो पूरा फिल्ट्रेट होता है, वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। और वो किस में एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पर जमा होता है, आपके बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, जो क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये हो गया आपका नॉन ट्यूबुलर पार्ट का काम। अब इसके बाद आपको पता है अच्छी तरह से कि वोमेन कैप्सूल आगे एक ट्यूब के अंदर एंटर हो रहा है, जो क्या कहलाती है, प्रोऑक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अब आपका फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, प्रोऑक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, होप सो। अब जो सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट होता है वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगी। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, यानी एक चीज़ जज्ब हो चुकी है वो दोबारा जज्ब होगी, और लेकिन किस तरह से होगी, सिलेक्शन होगी उसकी बाकायदा, सेलेक्टिव, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा उन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को और उनको रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, तो देखो इन दिस स्टेप 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब। इस स्टेप में क्या होता है, 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपका रीएब्जॉर्ब हो जाता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जो पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है हमारा नेफ्रॉन का, तो इस पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और तकरीबन 1% यूरिन आपका पास होता है। और नॉर्मली जो अडल्ट है उनके अंदर 1.3 या 1.4 वॉल्यूम होता है यूरिन का, जो पास होता है, ठीक है, बॉडी से। और इसके अलावा क्या है, इज रीएब्जॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रेनल ट्यूब्यूल्स बाय ऑस्मो। अब ये किस तरह से होता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्टर जो हमारा पूरा जो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स का, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी सराउंडिंग में बहुत सारी रेनल ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ने इनको सराउंड किया हुआ है। अगर आप इसकी डायग्राम को देखोगे तो आपको डायग्राम में भी वाज़ेह हो जाएगा कि इसकी डायग्राम के अंदर भी अगर आप देखो गौर से,
तो देखो डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं जो इन्होंने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को पूरा सराउंड किया हुआ है। तो इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है कि ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जितना भी आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा यानी 99% ये फिल्टर हो जाता है। अब किस तरह, और ये रे एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। किस तरह से होता है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, जिनमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, इसके अलावा डिफ्यूजन भी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब वन बाय वन तीनों हमें अच्छी तरह से पता है कि एक प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल है। तो तीनों का अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग काम होता है। तो देखिए होता क्या है, व्हेन फिल्ट्रेट पासेस थ्रू प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब फिल्ट्रेट आपका बोमिस कैप्सूल से होता हुआ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है, ऑलमोस्ट 60% फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब। तो वहाँ पर 60% फिल्ट्रेट आपका रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। देन इट मूव्स टू लूप ऑफ हेनले, और फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो यू शेप ट्यूब के अंदर जाता है जो क्या कहलाती है, लूप ऑफ हेनले कहलाती है। ठीक है। फिर मज़ीद क्या होता है, अब अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें तो देखो लूप ऑफ हेनले में हमारे पास दो तरह के ट्यूब्स बनी हुई हैं, दो हैं। जैसे हम बात कर रहे थे लूप ऑफ हिलने की दो लिम्स हैं, एक जो नीचे की तरफ जो यू शेप ट्यूब बन रही है ना, देखें एक ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी ऊपर की तरफ जा रही है और बीच में यू टर्न बन रहा है। अब जो नीचे की तरफ जाने वाली ट्यूब है, देखो आप एरोस की डायरेक्शन से भी देख सकते हो। फिर फर्स्ट ट्यूब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो कहलाती है डिसेंडिंग लिम्ब, और जो उसके साथ वाली है सामने वाली वो कहलाती है असेंडिंग लिम्ब, जहाँ पे एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में बेसिकली होता क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वाटर इज रीएब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ और सिर्फ पानी रीएब्जॉर्ब होता है फिल्ट्रेट के अंदर से। ठीक है। जो फिल्ट्रेट आपके पास है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स भी मौजूद हैं लाइक ग्लूकोज, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा वाटर भी है। तो जो वाटर है सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेट के अंदर, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू होती है, बाय ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है। देन इट पासेस थ्रू असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर वो फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, वो यू टर्न से होता हुआ असेंडिंग लिम्ब में जाता है, उसके सामने वाली ट्यूब में। वहाँ पर क्या होता है, हेयर सॉल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब। अब जो सॉल्ट्स होते हैं उस फिल्ट्रेट के अंदर, वो तमाम सॉल्ट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पर, डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हमारे पास होता है वो बहुत सारे प्रोसेस के ज़रिए 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है इस पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर। जो प्रोसेस होते हैं जिनके ज़रिए वो रीअब्जॉर्ब होता है उनमें ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, और जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होती है, बाय डिफ्यूजन, और समटाइम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी होती है। ठीक है। अच्छा, अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है हमारी, प्रोक्सिमल के बाद लूप ऑफ हेनले आ गया, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। प्रोक्सिमल ट्यूब के बाद क्या आ गया, लूप ऑफ हेनले, यू शेप ट्यूब, और लूप ऑफ हेनले के बाद जो आगे आपके पास जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या कहलाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, इन डिस्टल एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट अगेन वाटर इज रीअब्जॉर्ब। डक्ट दोनों में सिर्फ और सिर्फ पानी दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से डिसाइड होता है बेसिकली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कि यूरिन जो पास होगा बॉडी से वो डाइल्यूटेड होगा या कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है। तो ये था तमाम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के, जहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है हमारा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन का है उसके अंदर कितने परसेंट जो है वो किस तरह से फिल्ट्रेशन होती है और किस तरह से यूरिन प्रिपेयर होता है। ठीक है। इस तरह से हमारे पास तकरीबन जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है 99% जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, जो आपका फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और तकरीबन 1% जो है वो बॉडी से यूरिन पास होता है। ठीक है। तो आप ये डायग्राम से भी तमाम प्रोसेस को समझ सकते हो, किस तरह से आपका ब्लड आ रहा है, किस तरह से वो आगे मूव करता है, और किस तरह से फिर आपकी फिर बॉडी में यूरिन प्रिपेयर होता है। कलेक्टिंग डक्ट में जो मटेरियल फिर रह जाता है वो आपका यूरिन कहलाता है। ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, ये दो स्टेप्स हमारे हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट हमारा हो गया प्रेशर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब जो थर्ड स्टेप हमारे पास है वो क्या है, वो है ट्यूबुलर सिक्रेशंस। ट्यूबुलर सिक्रेशन से क्या मुराद है, पहले देखो हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो आपको पास टर्म्स होती है ना, हमेशा पहले टर्म्स को अच्छे से समझा करो कि टर्म आपको क्या बता रही है। तो देखो सिक्रेशंस का मतलब होता है कोई भी चीज़
किसी भी सब्सटेंस की अपनी कोई अपना जो मटेरियल जो वो बनाता है उसको सिक्रीशंस कहते हैं, ठीक है। और ट्यूबुलर सिक्रीशंस का मतलब क्या होगा, यानी जो हमने ट्यूबुलर पार्ट पढ़ा है पूरा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का, उस ट्यूबुलर पार्ट की कुछ अपनी सिक्रीशंस भी हैं, यानी वो ट्यूबुलर पार्ट कुछ अपना मटेरियल भी बनाता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यानी इस स्टेप में हमने ये पढ़ना है, ठीक है। तो देखो क्या है हमारे पास, बेसिकली अ वेस्ट विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बेसिकली देखो जो बेसिकली जो बॉडी से रिमूव होनी है जो चीज़, वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, यानी वेस्ट तो हमें पता है जो फजूल मटेरियल होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जो बेफायदा होता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट से क्या मुराद है, नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब है यानी ऐसा वेस्ट जो बॉडी से पास आउट होता है जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं, लाइक यूरिया हो गया, क्रिटिनिन हो गया, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं, लेकिन कौन से वाले, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बेसिकली बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को पास आउट होना होता है। विच इज प्रिपेयर्ड इन किडनी, जो किस में प्रिपेयर्ड होता है, किडनी में प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। एंड सिक्रेटेड बाय ट्यूब्स। लेकिन अब ये तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो तमाम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ये कौन सिक्रीट करता है, तो बेसिकली ये ट्यूबुलर पार्ट जो हमारा होता है, जैसे लूप ऑफ हिनले की अगर हम बात करते हैं, तो जो ट्यूबुलर पार्ट होता है स्पेशली लूप ऑफ हिनले, तो क्या होता है कि ये ट्यूब्स की सिक्रेशंस होती हैं बेसिकली, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। किस तरह से, सो हियर इज एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, आयन एक्सचेंज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ट्यूबुलर पार्ट के अंदर चल के अंदर बेसिकली आयंस का यानी मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, यानी जो ट्यूब्स की अपनी सिक्रेशंस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं फिल्ट्रेट के सब्सटेंसेस से, ठीक है। फिल्ट्रेट में जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं लाइक ग्लूकोज, आयंस, जितनी भी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो क्या होती हैं, जो बॉडी में एब्जॉर्ब होनी है, जो बॉडी के लिए नेसेसरी चीज़ें होती हैं, वो तमाम की तमाम बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, और जो एक्सेस मटेरियल होता है वो एक्सचेंज हो जाता है विद फिल्ट्रेट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी ट्यूबुलर सिक्रेशंस होती हैं, तो उनके सिक्रेशन में ये तमाम वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, तो जब वो अपनी सिक्रेशंस करती हैं, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो अपने मटेरियल्स को रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, अपने मटेरियल्स को रिलीज़ करते हैं, अपने मटेरियल्स जो उन्होंने, उनके पास जो मटेरियल्स होते हैं जो वो खुद बनाते हैं, तो वो मटेरियल्स क्या होते हैं, सिक्रेट आउट होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, और वो फिल्ट्रेट के थ्रू, जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और वो फिर फिल्ट्रेट में मिक्स होकर, तो उनमें से फिर इस तरह से फिर होता क्या है कि जो हमारे पास एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जो बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं अगेन, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी में, वो क्या होता है, वो ट्यूबुलर सिक्रेशंस के थ्रू वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, और फिर एक्सचेंज होने के दौरान नेसेसरी चीज़ें जो हैं वो फिल्ट्रेट में अगेन चली जाती हैं रीअब्जॉर्ब होने के लिए, और जो अननेसेसरी मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है बेसिकली, वो आपके फिल्ट्रेट में साथ साथ क्या होता है, इंक्लूड होता जाता है। और फिर इस तरह से जो हमारे पास मटेरियल रेडी हो रहा होता है, वो फिर कहाँ जाता है, आगे कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट में बेसिकली यूरिन बन रहा होता है, और फिर यूरिन इस तरह से सिंथेसाइज होता है, जो फिर किस तरह से यूराइनरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। होप्स हो कि ये तमाम स्टेप्स और ये तमाम प्रोसेस के आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब जो हमने ये बात पढ़ी कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, यानी ट्यूबुलर पार्ट जो है वो नेफ्रॉन का, उसकी जो सिक्रेशंस है, यानी वो जो मटीरियल्स उसके जो रिलीज़ हो रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी का होता है वो ट्यूबुलर सिक्रेशंस के थ्रू रिलीज़ हो जाता है। दूसरा क्या है, इफ़ दिस वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। अब अगर ये जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से रिलीज़ आउट होना है, या जो ट्यूबुलर सिक्रेशंस है जो ट्यूब्स के अंदर होता है, अगर ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है यानी जमा हो जाता है, तो क्या होता है, देयर इज चेंज इन द ब्लड पीएच। तो आपकी जो ब्लड की पीएच है वो चेंज हो जाती है, और ब्लड का पीएच का चेंज होना अच्छा नहीं होता, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो होता क्या है, जो ट्यूब्स ऑल्सो सिक्रीट्स H+ आयन। तो जब ट्यूब्स जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कंपाउंड्स रिलीज़ कर रही होती हैं, सिक्रेट कर रही होती है, तो उसके साथ साथ H+ आयन्स भी रिलीज़ कर रही होती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो तमाम जो सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, जो ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस वेस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं और बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, और जो एसेंशियल हैं वो ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर रह जाते हैं, और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा किडनी के अंदर, और फिर वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि यानी किडनी जो है वह ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, बल्कि वो आपकी ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ब्लड की पीएच क्या होती है, मेंटेन रहती है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज आउट हो जाते हैं।
अदर सब्सटेंसेस के साथ साथ में H प्लस आइंस भी रिलीज होते हैं, तो ब्लड की पीएच क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो इस तरह से जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है आपकी वो 7.35 टू 7.45 होती है, जो कि एक नॉर्मल पीएच है। ठीक है, तो ब्लड की पीएच की मेंटेनेंस का काम भी आपकी किडनी के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आफ्टर ट्यूबुलर सिक्रेशंस, और जब ट्यूबुलर सिक्रेशंस हो जाती हैं, जब ये तमाम काम मुकम्मल हो जाता है, द मटेरियल लेफ्ट इन कलेक्टिंग डक्ट, तो जो मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में रह जाता है, जो बन जाता है, जो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, बेसिकली वही क्या कहलाता है, वो यूरिन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है इन द किडनी। होप्स हो कि आपको ये तमाम टॉपिक, ये तमाम प्रोसेस, तमाम जो हमारा आज का लेक्चर था वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लेक्चर के साथ। तब तक इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।